हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लेक्चर नंबर 3 जो है वेक्टर एनालिसिस का वो शुरू कर रहे हैं। हमारा एक डिस्कशन चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम वेक्टर एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, राइट। So in the previous two lecture that is based on this particular topic, we have seen lots of things और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वेक्टर्स के रिगार्डिंग काफी कुछ जो है इम्प्रूव हुई है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, राइट। हमने वेक्टर एडिशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है वो समझे हैं। हमने वेक्टर्स को ऐड करना समझा है बाय द मेथड ऑफ ट्राइंगल, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, मेथड ऑफ पॉलीगन्स, राइट। और आई होप सो कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी, उन कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, राइट। सो आज हम वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन देखेंगे, राइट। देन ये जो टॉपिक नंबर सेकंड है जो हम आज जो शुरू करेंगे और उसको समझेंगे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, मैं बहुत फोर्स देके कह रहा हूं, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे समझना है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत जबरदस्त है, राइट। और काइनेमेटिक्स और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जितने भी आपको फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में मिलेंगे, वहां पर हम ये पर्टिकुलर टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है इसको बहुत बहुत यूज करने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिए, राइट। देन वी विल सी स्पेस वेक्टर्स। देखिए, अब तक हमने प्लेनर वेक्टर, लीनियर वेक्टर्स, राइट, को टर्मिनेट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, बहुत सारे टाइप ऑफ वेक्टर जो है अब तक हमने डिस्कस किए हैं। एंड दिस पर्टिकुलर वेक्टर मेक योर लाइफ वेरी वेरी कंफर्टेबल, राइट। क्योंकि इस पर्टिकुलर वेक्टर के हेल्प से हम देख सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हमें वेक्टर जो है उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट मींस उनके कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, इस वाली फॉर्म में अगर हमें वेक्टर जो है लिखे हुए मिलते हैं, तो फिर उनके जो ऑपरेशंस हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना, ये बहुत ही इजी हो जाता है। सबसे आसान तरीका यही है, राइट। और दूसरा, स्पेस वेक्टर्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आए। सो आई विल ट्राई टू कन्वे ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई होप सो कि आप सब लोग ये जो पहले लेक्चर्स हैं इनसे गो थ्रू हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो उन लेक्चर्स का लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो आइदर यू बिलोंग टू क्लास 11th और 12th, देखिए हम एक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और अभी 12th के सिलेबस में भी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हैं। चैप्टर 1 हमारा शुरू हो चुका है और लगभग लगभग वो खत्म होने वाला है। सो वी विल गोइंग टू डू न्यूमेरिकल्स, वी आर गोइंग टू टेक प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप। सो ये बहुत बहुत अच्छा आपके लिए होगा अगर आप इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टूल से जो है आप अवेयर हो जाते हैं, इस पे आप अपनी कमांड कर लेते हैं, राइट। सो आई होप सो कि ये वेक्टर्स पे जो लेक्चर्स हैं और भी जितने लेक्चर्स इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अपलोड हो रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आप उन्हें लाइक कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट्स। और आप प्लीज ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो समझना है। वी हैव ऑलरेडी सीन कि वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली हम किस तरह से ऐड करते हैं, एंड वी हैव सीन द डिफरेंट मेथड टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, right? So right now what we are trying to do, we have to do basically this operation, और ये operation है हमको वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। एंड लेट अस से कि सब्ट्रैक्ट कर कर जो आएगा उसको हम रिजल्टेंट कह रहे हैं, दैट मींस आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो ये दो वेक्टर हमें दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए, इस ऑपरेशन को हम एग्जैक्टली जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो ये दोनों चीजें सेम ही है। सो इसका मतलब देखिए सिंपल सा ये है
कि वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शंस के लिए हमें अलग से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें वेक्टर एडिशन आता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ और द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू कि अगर मुझे वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है तो मुझे सबसे पहले जिस वेक्टर को घटाना है, अगर मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर बी मेरे पास है तो सबसे पहले मुझे माइनस ऑफ वेक्टर बी चाहिए, राइट। और अगर ये वेक्टर बी है और इससे मुझे माइनस ऑफ वेक्टर बी बनाना है तो सिंपल सा एक प्रोसीजर है, सिंपल सा एक मेथड है हमारे पास। एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली, ये जो हमारा वेक्टर है इसके पैरेलल हम एक लाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर देंगे जिसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्ट ये जो वेक्टर बी है उसकी लेंथ के बराबर होगी। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर ये डायरेक्शन इस तरह से है तो माइनस बी अगर मुझे चाहिए तो इसकी डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट कर दूंगा लाइक दिस। सो ये वेक्टर जो मुझे मिला है ये वेक्टर होगा माइनस वेक्टर बी, राइट। सो देखिए इसको हम सिंपल सा इस तरह से भी कह सकते हैं कि लेट अस सपोज कि ये हमारी वेक्टर बी है और इसको हम इसी लाइन को हम अगर इस तरह से पीछे बढ़ा दें तो जितना मैग्नीट्यूड हमारा है मैग्नीट्यूड हम सेम रख लें, सेम ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा, राइट। और डायरेक्शन जो है जस्ट हम अपोजिट कर दे तो यहां से लेके यहां तक ये जो वेक्टर हमें मिला है दिस विल बी अवर वेक्टर माइनस बी, right? So either way you can apply. So अब हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी सबट्रैक्ट करना है तो मैथोलॉजी जो है, जो मेथड है वो एग्जैक्ट सेम है। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें तो वेक्टर एडिशन करना है। अब ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर माइनस बी हो गया, इनको हमें अब ऐड करना है। और चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं बाय मेथड ऑफ ट्रायंगल। सो सबसे पहले हम वेक्टर ए एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम वेक्टर बी लेके आएंगे। एंड आई नो यू रिमेंबर राइट नाउ, आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी इस चीज की। अब हम वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पर रख देंगे लाइक दिस। ट्रायंगल लॉ में हम ऐसा ही करते हैं, राइट। देन वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से हमें मिला देना है बाय द स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन जो है this line will represent my resultant vector और इसकी डायरेक्शन जो होगी वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की तरफ, राइट। सो this line is वेक्टर आर और जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम समझते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। सो इट्स माय पर्सनल एडवाइस कि आप इस टॉपिक को बहुत केयरफुली और बहुत ही मन लगा के इस टॉपिक को आप समझिए, राइट। सो लेट अस सपोज कि हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, राइट। सो ये एडिशन में हम सीख चुके हैं आइदर बाय द मेथड ऑफ ट्रायंगल और द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर अब इस रिजल्टेंट को मुझे दो कंपोनेंट्स में अगर तोड़ना है, राइट, ये जो रिजल्टेंट है इसको वापस उन्हीं कंपोनेंट्स में अगर मुझे तोड़ देना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दोबारा समझिए, एडिशन में हम दो वेक्टर से एक वेक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन में हम एक वेक्टर को दोबारा इसके दो कंपोनेंट्स में जो है तोड़ देते हैं। तो एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, राइट, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो अभी तो हम समझ रहे हैं कि इस प्रोसेस को हमें कैसे करना है, किस तरह से हम वेक्टर्स को रेजोल्यूट करते हैं, राइट। एंड लेटर ऑन वी विल सी कि कभी भी हमें रेजोल्यूट जब वेक्टर को करना है तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन होंगी जहां पर हमें किसी वेक्टर को रेजोल्यूट करना पड़ता है, राइट।
सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर को मुझे रेजोल्यूट करना है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये जो वेक्टर ए है इसके हेड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर जो है इस तरह से ये परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करने हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये मैंने परपेंडिकुलर जो है इसके हेड से यहां पर इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट? एंड let us suppose this angle is given थीटा। ये आपको जो एंगल दिया है ये थीटा दिया, राइट? सो अब मेरे पास दो वेक्टर हैं। वेक्टर वन इज दिस, एक वेक्टर मेरे पास ये है, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, दिस इज माय सेकंड वेक्टर, राइट? सो इन वेक्टर्स को हम नोटेट कर देते हैं। लेट अस से कि दिस वन इज वेक्टर a1 एंड दिस वन इज वेक्टर a2, राइट? चलिए कुछ नाम भी दे देते हैं हम। दिस इज o, दिस इज let us say P, this is M, and this is N. So वेक्टर OP जो बेसिकली वेक्टर A है, इसको मैंने दो पार्ट्स में जो है तोड़ दिया है, वेक्टर A1 एंड वेक्टर A2. What is vector A1? Vector A1 is basically the effect of vector A on the side of y-axis, and what is vector a2 is basically the effect of vector a on the x-axis. या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि vector a1 is basically the projection of vector a on the y-axis, and vector a2 is the projection of vector a on the x-axis. Both are the same thing, right? अब इसको हमें फाइंड आउट किस तरह से करना है कि वेक्टर a2 जो है वो किसके इक्वल होगा और वेक्टर a1 किसके इक्वल होगा। सो फ्रॉम हेयर देखिए, दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस इज द 90 डिग्री, राइट? अगर मैं ट्राइंगल OPM में अगर मैं cos थीटा जो है वो लिखता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू base upon hypotenuse, that means OM, that means OM upon OP, OM upon OP. So OM is equal to OP cos theta, right? और OM जो है it is magnitude of vector A2, so we can write down this thing like this, वेक्टर a2 का मैग्नीट्यूड, और OP जो है वो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा, राइट? सो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर इज a cos थीटा। सो मैग्नीट्यूड को हमने केवल सिंपल से दिखा दिया है, तो इसका मतलब क्या है, a cos थीटा। सो a2 का जो मैग्नीट्यूड है इट इज a cos थीटा, राइट? लेकिन डायरेक्शन हमें हमेशा यूनिट वेक्टर देता है, और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? इट विल रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप। सो I2 complete vector is written down as a cos theta I cap, राइट? इसको कभी कभी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a2 is equal to axi, right? And what is ax? Ax is equal to a cos theta. इसको इस तरह से भी कह दिया जाता है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along the x axis, राइट? देखिए इसमें कई बार हम एक और वर्ड यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, बट आई विल एडवाइज यू कि आप
इस टर्मिनोलॉजी को फॉलो ना करें। आप हमेशा ये देखें कि ये कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है या अलोंग द वाई एक्सिस है। इसका मैं आपको एक रीजन बताऊंगा। देखिए, अगर थीटा हमारा ये ना होता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम हमेशा समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जो कंपोनेंट होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट अभी हम A1 पढ़ेंगे, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। बेसिकली वो हमेशा लगता है कि वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो कई बार हम इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा कॉस की टर्म होगी, राइट, बट इट इज नॉट द केस। देखिए, अगर थीटा हमारा ये नहीं होता, और लेट अस सपोज कि हम थीटा ये वाला लेते हैं, राइट, जो एंगल ये इस y एक्सिस से वेक्टर a बना रहा है, ये भी तो हो सकता है, राइट। सो इन दैट केस हमारा ये जो ON है, इस साइड हमें कॉस की टर्म मिलती, राइट। सो यहां पर फिर आपको वर्टिकल कंपोनेंट में कॉस थीटा दिखाई देता। सो आप हमेशा इसको इस तरह से ध्यान रखिए कि कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस और कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, राइट। सो इसकी एक ट्रिक है बेसिकली कि आपको जो याद रखना है वो देखना है कि थीटा, ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है, ये थीटा कौन से एक्सिस से बना रहा है। अगर ये थीटा एक्स एक्सिस से बना रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसमें कॉस की टर्म आएगी, और अगर ये वाई एक्सिस से थीटा एंगल जो है वाई एक्सिस से बना हुआ है, तो फिर उस एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसमें कॉस थीटा की टर्म होगी, राइट। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, राइट। सो अब अगर हम यहां से ओ एन की बात करें, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहां पर ये जो आपका ट्राइंगल है, एंड दिस इज बेसिकली द ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल ओ एन पी, और यहां पर अगर मैं अब साइन थीटा जो है, साइन थीटा अगर अप्लाई करता हूं, देन साइन थीटा इज इक्वल टू this is perpendicular and this is hypotenuse, तो sin theta is equal to ON and OP का magnitude basically A, so we have ON is equal to A sin theta. So what I can write down here, A sin theta, और y axis की positive direction में अगर हमें चाहिए तो y axis की positive direction हमें कौन देता है, it was given by the J cap, right? So we have two components A1 and A2, और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 is equal to AY J cap, राइट। सो हमने वेक्टर A को दो कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड कर दिया है, एक तो इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस और दूसरा इसका कंपोनेंट टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ओके, राइट नाउ लेट अस सी कि हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई हैव ax, that is a cos theta, and I have ay, that is a sin theta. Let us say this is equation number a and this is equation number 2, right? इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, राइट। सो आई हैव ax square plus ay square is equal to a square cos square theta plus a square sin square theta, right? So this is ax square, this is ay square, और यहां से हमने a square कॉमन ले लिया है। So what I have here, sin square theta plus cos square theta, right? और sin square theta plus cos square theta इसकी वैल्यू होती है 1, right? So what we have left with a square is equal to ax square plus ay square. That means a is equal to under root ax square plus ay. So this is the formula to find out the magnitude or resultant, the magnitude of the resultant basically, that is a is equal to under root ax square plus ay square, right? और देखिए, ये हमने जो जनरल आपका एक फॉर्मूला पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर दैट, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों
इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी और उनके बीच का एंगल जो है थीटा हो, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का जो मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्मूला है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए बी। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो था वो थीटा था, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेसिकली उसकी स्पेसिफिक फॉर्म है। हमारे पास दो वेक्टर हैं a1 और a2, राइट। और उनके बीच का जो एंगल यहाँ पर दिया है ये 90 डिग्री है, उसको इस थीटा से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, राइट। सो इन दोनों के बीच का एंगल जितना है वो है 90 डिग्री। सो ड्यू टू दैट व्हाट वी हैव, cos थीटा की जगह अगर हम 90 रखेंगे तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी एंड वी ओनली लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, राइट। चलिए, हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है, लेकिन वेक्टर की जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक काम तो नहीं बनेगा, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, देखिए हमने क्या किया है कि ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है a sin थीटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 से। सो व्हाट वी हैव, तो चलिए हमने क्या किया है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो अगर हम ऐसा करते हैं देन हमें क्या मिलेगा, a sin थीटा डिवाइड बाय a cos थीटा। सो इसको हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स a y बाई ए एक्स। सो a से a कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू a y अपॉन ए एक्स। तो डायरेक्शन देखिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन को हम एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a y बाई a x. So this is the formula to find out the direction of this resultant vector, right? So this is how we deal with the resolution, and now we will discuss कि resolution कौन सी situation में करना जरूरी हो जाता है, या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिनमें हमें वेक्टर्स को रेजोल्यूट करना पड़ता है। क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही अप्लाई होने वाला टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा है, तो हमें ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हमें किन सिचुएशंस में वेक्टर्स को रेजोल्यूट करने की जरूरत पड़ती है। So let us suppose कि I have an object like this with me, ये एक ब्लॉक है मेरे पास, राइट। और इस पर एक फोर्स ऐसे लगा है और एक फोर्स ऐसे लगा है। लेट अस से दिस इज 20 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड दिस इज 10 न्यूटन ऑफ फोर्स। और इसका जवाब हम बहुत ही कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अब इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो कितना लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है, राइट। सो ये दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टली लगे हैं एक ही डायरेक्शन में। सो वी नो वेरी वेल कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा इट इज इस डायरेक्शन में आएगा 10 न्यूटन। आपने 10 20 में से 10 जो है घटा दिया और उसकी डायरेक्शन जो है किस तरफ मिली आपको, टुवर्ड्स द राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक दूसरी हम सिचुएशन देखते हैं कि लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से है। लेट अस सपोज कि एक फोर्स 5 न्यूटन का ऐसे लग रहा है और एक फोर्स 2 न्यूटन का ऐसे लग रहा है। अगर अब मैं आपसे कहूं कि इस सिचुएशन में बताइए कि नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर किस तरफ लग रहा है और कितने न्यूटन का लग रहा है, तो ये भी बहुत इजी है, कॉमन सेंस से हम इसका जवाब दे सकते हैं। सो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। सो इस तरह के फोर्स जो या तो हॉरिजॉन्टली होते हैं या वर्टिकली होते हैं, उनको डील करने में हमें सबसे ज्यादा आसानी रहती है। चलिए अब एक तीसरी सिचुएशन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सपोज लेट अस सपोज कि अब जो सिचुएशन है, अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक ये ब्लॉक मेरे पास है इस तरह से, राइट। और इस पर एक फोर्स जो है वो लेट अस से 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा है और एक जो दूसरा फोर्स है वो लेट अस सपोज 10 न्यूटन का मैंने इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, राइट।
एंड लेट अस से कि ये जो एंगल है चलिए 45 डिग्री है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, राइट। और अब कोई मुझसे पूछे कि बताइए इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना लगा है और किस डायरेक्शन में लगा है, देन अब ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी मेरे लिए टिपिकल हो चुकी है पहले वाली के कंपैरिजन में अगर हम कहें। सो इस तरह की जब सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपको वेक्टर जो यहाँ पर मिल रहा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम इस वेक्टर को फिर क्या कर देते हैं, रेजोल्यूट। ठीक है, किस तरह से करते हैं, लेट अस से देखिए हमने सीख तो लिया ही है, राइट। जो वेक्टर मेरे पास है, एक ये वेक्टर है, राइट, ये 5 न्यूटन का वेक्टर है, और एक वेक्टर जो है वो 10 न्यूटन का वेक्टर इस तरह से है, और ये 45 डिग्री थी। सो हमें दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, तो हमें क्या करना होता है, we have to draw the perpendiculars from the head of that vector, जिसे हम रेजोल्यूट कर रहे हैं on the x axis और y axis पर हम इस तरह से perpendicular डाल दिया हमने, राइट। सो मुझे अब एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर ये मिल गया है यहाँ पर, और एक वेक्टर जो है मुझे ये मिल गया है यहाँ पर, राइट। सो इसको अगर, और दिस इज द एंगल 45 डिग्री, राइट। अब मैं इसको रेजोल्यूट करूंगा तो ये एंगल जो है दिस इज बेसिकली द एंगल थीटा। ये एंगल किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस की तरफ मुझे जो वेक्टर मिलेगा उसमें कॉस की टर्म होगी, राइट। सो हियर व्हाट आई हैव ये जो वेक्टर मुझे मिलेगा दैट इज 10 cos 45 डिग्री, राइट। और ये जो वेक्टर मुझे मिलेगा दिस इज 10 sin 45 डिग्री, राइट। सो अब सिचुएशन इसके बाद हमें किस तरह से दिखाई देगी, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, लाइक दिस। देखिए अब ये जो हमारा जो 10 न्यूटन का वेक्टर है इसको हम रेजोल्यूट कर चुके हैं। सो एक वेक्टर आपको यहां दिखाई देगा दैट इज 10 sin 45 डिग्री, और अभी हम केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड यहां पर लिख रहे हैं, अभी हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बेसिकली, राइट। और एक वेक्टर जो है ये 5 न्यूटन का तो हमारे पास था ही, और एक वेक्टर हमें यहाँ पर और मिल गया है, और ये कितना है 10 cos 45 डिग्री, एक वेक्टर हमें ये और मिल गया है, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, देखिए ये दोनों वेक्टर्स तो एक ही डायरेक्शंस में हैं, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, राइट। सो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, from here what we are going to have is basically this. So ये दोनों वेक्टर्स तो जुड़ के बन गए हमारा 5 प्लस 10 cos 45, और ये इस तरफ जो हमारा वेक्टर है ये आ गया 10 sin 45 डिग्री, राइट। सो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें नेट फोर्स की जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा। सो इनको, इन दोनों को हमें अब एड अप करना है, दैट मीन्स कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड लाइक दिस। तो ये हमें जो वेक्टर मिलेगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होने वाला है, राइट। सो अगर मैं इसको पूरे को ए एक्स कह दूं और इसको पूरे को मैं ए वाई कह दूं, तो इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने फॉर्मूला देखा है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू वी नो दैट दैट इज 1/√2, तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, स्क्वायर करना है, फिर सारे को ऐड करके उसका आप अंडर रूट कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। सो ये वो सिचुएशन है जब हमें वेक्टर्स को
रेजोल्यूट करना पड़ता है, राइट। ओके, अब फ्रेंड्स हम स्पेस वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। और स्पेस वेक्टर्स को हम 3D कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से समझ पाएंगे बहुत ही जल्दी और अच्छे से, राइट। सो लेट अस सपोज कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और मेरे पास ये 3D स्पेस में एक पॉइंट है, लेट अस से हम कह रहे हैं 3 and 4 and let us say it is 5। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब स्पेस वेक्टर को हम समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत इजीली इसको कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री की हेल्प से हम बहुत इजीली इसको हम समझ जाएंगे, राइट। सो लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और एक पॉइंट मुझे यहाँ 3D स्पेस में लोकेट करना है, और उस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ लेट अस से 4 and 4 and 2, right? So this is x, this is y, this is z। x y z कोऑर्डिनेट्स को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है तो फर्स्ट 4 प्लेस हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4, राइट। तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, ये पॉइंट तक मैं पहुंच गया। अगर इसके मैं आपसे कोऑर्डिनेट कहूं तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 0 एंड 0। उसके बाद z एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर z एक्सिस है तो z एक्सिस की तरफ आपको 2 पॉइंट चलना है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो हम ये z एक्सिस की तरफ आ चुके हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपसे कहूँ तो वो होंगे 0 0 2, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, केवल z2 है, राइट। सो एक इन दोनों पॉइंट्स का एक ये क्रॉस सेक्शन जो है मुझे यहाँ पर ऐसे मिलेगा, और ये आपका प्लेन है जिस प्लेन को हम कह रहे हैं एक्स जेड प्लेन। तो इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, सो इट इज जेड एक्स प्लेन में y 0 होगा, राइट। सो 0 एंड 2, सो दिस इज 4 0 2, राइट। और अब आपको y एक्सिस की तरफ 4 पॉइंट चलना है, 1 2 3 एंड 4। सो यहां से आप ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से आप यहां पर पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर, राइट। सो आप देख पा रहे हैं कि ये हमें एक पॉइंट मिल गया है। लेट अस से इस पॉइंट को हमने कहा A, और इस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 4 4 एंड 2, राइट। अब इस पॉइंट A को अगर मैं ओरिजिन से मिला देता हूं, देन मुझे एक वेक्टर मिलेगा, एंड लेट अस से उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस, राइट। सो गाइस, दिस इज वेक्टर ए। तो ये जो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हमारा क्या कहलाता है? स्पेस वेक्टर। देखिए, हमने वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप पहले पढ़े थे। हमने एक उसमें पढ़ा था प्लेनर वेक्टर। प्लेन वेक्टर कैसा होगा? जो केवल एक प्लेन में होता है। ये वेक्टर ए, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आई विल ट्राई टू clear the concept like this. This is my x-axis, right? This is my y-axis and this is my z-axis. तो अगर मैं किसी एक प्लेन वेक्टर की बात कर रहा हूँ like this, तो this is वेक्टर x and this is वेक्टर z। तो अगर ये वेक्टर मेरा केवल इस zx प्लेन में है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, ये प्लेन वेक्टर है। लेकिन ये जिस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये वेक्टर स्पेस में है, इसके पास तीनों कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। सो इस तरह के वेक्टर को हम स्पेस वेक्टर कंसीडर करते हैं, राइट।
ओके इस स्पेस वेक्टर को हम बहुत इजीली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे प्लेनर वेक्टर्स को भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस वेक्टर हम समझ लें तो एक जनरल चीज हो जाएगी, राइट। इस स्पेस वेक्टर को हम इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उसके फॉर्म में बहुत इजीली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जनरल हम एक मेथड देखेंगे करने का, राइट। सो मेरे पास वेक्टर ए है जो कि एक स्पेस वेक्टर है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, राइट। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, सो दैट मींस इस वेक्टर का इफेक्ट in the direction of x axis, in the direction of y axis and in the direction of z axis उस कंपोनेंट्स में हम लिख सकते हैं। सो इसको वेक्टर को लिखने का तरीका है ax, दैट मींस इसका जो इफेक्ट है, इस वेक्टर का जो इफेक्ट है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने ax लिख लिया, और डायरेक्शन किससे मिलेगी, आई कैप प्लस a y j, its effect in the direction of y axis, in the positive direction of y axis, and a z k. So I cap is the unit vector in the direction of positive x axis, j cap is the unit vector in the direction of positive y axis, and k cap is the unit vector in the direction of positive z axis. सो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए अभी अगर हमारे पास ये पॉइंट है 442, तो इस पॉइंट की हेल्प से हम इस वेक्टर ए को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए। सो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखा जाएगा, 4 आई कैप, वाई डायरेक्शन में 4 दैट मीन्स 4, जे कैप, और जेड की डायरेक्शन में दैट इज 2 दैट मीन्स 2 k cap. So this is how we can write down this particular vector. और देखिए अगर इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको सिंपली बस ये करना है, आप कीजिए अंडर रूट आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और के का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, इसको आप जोड़ दें और सॉल्व कर लें तो 16 और 16 32 और 4 36। सो अंडर रूट 36 जो है हमारा ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। सो फ्रेंड्स ये बहुत बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का प्रोडक्ट्स, जिसको हम ऑब्वियसली बाद में डिस्कस करेंगे, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू, वो बहुत बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो चलिए अभी हम एडिशन देख लेते हैं कि अगर वेक्टर्स जो हैं हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह से दिए हैं तो हमारा एडिशन कितना आसान हो जाता है, राइट। सो लेट अस सपोज गाइस कि आई हैव टू वेक्टर्स with me, that is vector A, and it is given at 5 4 I cap plus 3 j cap plus 2 k cap। A के वेक्टर मुझे दिया है और A के वेक्टर B मुझे दिया है, that is 2 I cap plus 3 j cap और plus 5 k cap, और what I have to do, I have to do A plus B। सो अगर ये वेक्टर्स आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिए हैं तो इससे आसान फिर कुछ और नहीं हो सकता, राइट। हमने ग्राफिकली ऐड भी करके देखा, हमने बाय द फॉर्मूला भी ऐड करके देखा, यहाँ तो सिंपली आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सीधा इस तरह से लिखिए 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और आई के कंपोनेंट्स को आप आपस में जोड़ दें, दैट मींस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आई कैप, जे के कंपोनेंट्स को जोड़ दें, 3 और 3 6 जे कैप, के और के कंपोनेंट को आप जोड़ दें 5 और 2 दैट मींस 7 के कैप। सो दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। सो देखिए कितना आसान था, आप इसी तरह से इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको a में से b सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, द i वाले जो कंपोनेंट हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, j वाले कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, k वाले कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फाइनल आंसर आप लिख दें, राइट। सो ये वेक्टर आपको किस में मिल गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और अगर इसका आपसे कहे कि भाई हमें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू,
6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका मैग्नीट्यूड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस वेक्टर एंड स्पेस वेक्टर्स को हम कितना ब्यूटीफुली जो है यूज करते हैं जब हम प्रोडक्ट इन वेक्टर्स का डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी दैट।